हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो आज हम क्लास 11th का सेकेंड लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। द टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जब हमने फर्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नियर अस, उन सबको इंडिविजुअल स्टडी करना मुश्किल था, इसीलिए हमने उनकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट करी वो कैसे हुई, कहाँ तक पहुँची, अभी प्रेजेंट क्या है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। अब इतने सारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे आसपास हैं, उनको इट्स बाय ह्यूमन नेचर कि हम उनको क्लासिफाई करें। जैसे जो मूव कर रहे हैं वो एनिमल्स में, जो मूव नहीं कर रहे हैं वो प्लांट्स में। इसी तरीके से हर जगह पर अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन प्रिवेल करी, और हम ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अपने घर में भी देखें तो सामान रखने से पहले हम उनको क्लासिफाई करते हैं, वेदर ये सामान आपकी किचन का है, बेडरूम का है, स्टडी का है, वॉशरूम का है, कहाँ पर है, ताकि हम चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट कर सके, रिलेट कर सके, उनकी स्टडी कर सके। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी जो शुरुआत हुई वो ह्यूमन के इंस्टिंक्ट से ही हुई। ठीक है, इंस्टिंक्टिवली इट स्टार्टेड, और अर्लियर कोई बेसिस, खास बेसिस नहीं था, क्राइटेरिया, देयर वाज नॉट एज सच एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया अबाउट क्लासिफिकेशन। क्या क्राइटेरिया थे हमारे खुद के, फूड पे बेस्ड, शेल्टर या क्लोथिंग, इन सब पर बेस्ड हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये क्या थे, प्लांट्स के अंदर भी उन्होंने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करी इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। नाउ प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन थी इट वाज ऑल मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करके प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करी गई एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब क्या है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, आपने अर्लियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में इनके बारे में स्टडी किया होगा। हर्ब्स जो है उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम हर्ब्स की है। ठीक है, श्रब्स की स्टेम वुडी स्टेम्स है, ये थोड़ी हार्ड होती है मगर ये बहुत, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। ट्रीज़ की स्टेम जो है वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी उसमें ब्रांचिंग है, हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हर्ब्स आर स्मॉल ग्रीन प्लांट, जैसे आपका स्पिनिच है, कोरिएंडर है, दे आर अंडर हर्ब्स। श्रब्स में आपके आते हैं जैसे रोज़ है, तुलसी है, इनकी जो स्टेम है वो हार्ड है। ठीक है, इजली ब्रेक हो जाती है, जबकि हर्ब्स की ट्विस्ट होकर टर्न हो जाती है। ट्रीज़ यू हैव ऑल सीन, मैंगो, नीम, गुलमोहर, ये आपके आसपास बड़े बड़े जो ट्रीज़ है वो ट्रीज़ की कैटेगरी में, मतलब ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस प्लांट्स को एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करा एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। मतलब कुछ एनिमल्स में आरबीसी थे एंड कुछ वर विदाउट आरबीसी। तो आरबीसी वाले एनिमल्स को उन्होंने ग्रुप किया एनाइमा क्लास में, एंड विदाउट आरबीसी वालों को ग्रुप किया एनाइमा क्लास में। ठीक है, ए शब्द जब, ए अल्फ़ाबेट जब किसी के आगे लग जाता है तो बायोलॉजी में ये ज़्यादातर डिनोट करता है एब्सेंस। ठीक है, तो इट इज़ एब्सेंस ऑफ आरबीसी जो एनाइमा है, एनाइमा इज विद आरबीसी। ये एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन टू गिव एन अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑन साइंटिफिक बेसिस। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी ये ही वॉज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से, इट वॉज ओके, इट वॉज डूइंग गुड। बट धीरे धीरे और आगे जब क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई तब और आगे चीज़ें बढ़ी, तो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्ल लिनियस ने दिया। ठीक है, उसने भी
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करा और 2 चीज़ें इंक्लूड करी जिसमें थी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ना प्लांट्स में अब जो फंगी ग्रुप आया तो किस में रखा जाए, प्लांट्स में रखा जाए या एनिमल्स में रखा जाए, ठीक है। बट लीनियस की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फंगी जो है वो प्लांट्स कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ तक आते आते हमें काफ़ी चीज़ें पता थी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। इनमें से किसी भी चीज़ को कार्ल लीनियस ने नहीं ध्यान दिया, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ों को उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बनाया। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट को कहीं सेपरेट नहीं किया, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर को कहीं सेपरेट नहीं किया गया। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स में जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको भी अलग से नहीं रखा गया। तो दिस वाज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारे तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो देयर वाज अगेन नीड कि हाँ भाई कुछ और अच्छा सिस्टम आना चाहिए इनको क्लासीफाई करने का। सो अब की बार के नीड में जो सिस्टम ने फील किया वो किया कि सेल के स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ सेल वॉल को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, हैबिटेट को, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड किया जाए ताकि हमारी क्लासिफिकेशन और एलैबोरेट हो, ठीक है। कोई और जितना ज़्यादा हम कैरेक्टर्स को स्टडी करते जाएंगे और उनको क्लासिफिकेशन में यूज़ करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ आते जाएंगे और डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स अलग होते जाएंगे। सिर्फ अगर हम एक मॉर्फोलॉजिकल पे देख रहे हैं तो देखिए बिल्कुल भी अच्छे से क्लासीफाई नहीं हो पाई हैं चीज़ें। जितना हम ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर्स को ले सकेंगे उससे उतना अच्छा हमारा क्लासिफिकेशन हो सकेगा ना। उसके बाद 2 किंगडम के फेलियर तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट कमिंग्स के बाद हमारा आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने अब एक 3rd ग्रुप इन्वॉल्व किया विच वॉज प्रोटिस्टा। प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें नहीं उन्होंने छेड़ाखानी करी, बट एक और ग्रुप को इंक्लूड करा दैट इज प्रोटिस्टा। इसमें क्या था, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के प्रोटिस्टा में आए और कुछ एनिमल्स के प्रोटिस्टा में आए, तो एक नया आपका किंगडम बन के आया प्रोटिस्टा। अब जो जैसे हमने 2 किंगडम में पढ़ा कि फंगाई जो था वो प्लांट किंगडम के अंदर था, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने जब प्रोटिस्टा ग्रुप को इंक्लूड करा तो उन्होंने फंजाई को निकाल करके प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया। तो एक ये बड़ा चेंज था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इतनी एलैबोरेट नहीं थी, उसमें और चेंजेस के साथ फर्दर डेवलप होकर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या करा कि प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया, ये तो अर्लियर 3 ग्रुप्स आ चुके थे 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन में। अब कोपलैंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू किंगडम कॉल्ड मोनेरा। जब उन्होंने मोनेरा किंगडम को इंक्लूड करा तब यहाँ पर एक चेंज यहाँ पर इन्होंने एक और किया कि प्रोटिस्टा में जो फंगी थी उसको निकाल करके वापस उन्होंने प्लांट में इंक्लूड कर दिया। ये एक ड्रॉबैक था क्योंकि फंगाई, अभी आप आगे जा कर के पढ़ेंगे, वो प्लांट किंगडम में सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो कोपलैंड का जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो ग्रुप ऐड हुआ दैट वाज मोनेरा, एंड नाउ दीज 4 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा में आए हमारे सारे बैक्टीरिया। तो यहाँ से आपको ये एक बात समझ में आएगी कि प्रोटिस्टा ग्रुप मोनेरा से पहले बन चुका था, ठीक है। देखिए प्रोटिस्टा 3 किंगडम में है, मोनेरा ग्रुप उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। नाउ विच इज़ द, अब ये तो सब हमारे ओरिजिनल चल रहे थे, इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं बन के आते हैं। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से है। 5 किंगडम्स एंड 6 किंगडम, दे आर द मोर इम्पॉर्टेंट वन। Yes, definitely you should know the history and basis,
लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं, जो ट्रेंड है, दैट इज़ फ्रॉम 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. Now 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. इसका ईयर इट्स गिवन देयर इन योर बुक, सो यू हैव टू रिमेंबर. 1969 में R.H. Whittaker ने दिया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब उन्होंने जो भी ऊपर के क्राइटेरिया हमें चाहिए थे, ठीक है, ही ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज इन हिज वर्क. जो हमने भी ऊपर मेंशन किए थे कि अलग अलग तरह के जो बेसिस हैं, जो क्राइटेरिया है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. तो R.H. Whittaker ने उन सभी सिस्टम्स को इन्वॉल्व किया. ही इन्वॉल्व सेल स्ट्रक्चर. उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग करने की कोशिश करी. उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेट करने की कोशिश करी. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ग्रुप्स में रखा गया एंड दे वर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. रिप्रोडक्शन वाज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, जिसमें कि उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग करा. उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, उसको भी इन्होंने कंसिडर करा और अपनी क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया. ठीक है. अब जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, ये 5 किंगडम से पहले, उनमें क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार देख लेते हैं कि क्या अर्लियर सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम थी. अर्लियर सिस्टम की क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप बनाया गया प्लांट्स, जिसमें कि सेल वॉल को मेन कैरेक्टर रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए. प्लांट्स में क्या रखा गया? सेल वॉल को कंसिडर किया एज मेन कैरेक्टरिस्टिक. एंड उसमें जो ग्रुप्स बनाए गए, देवर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. नाउ यू कैन सी ये सभी कुछ प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया. इसका ड्रॉबैक क्या रहा? ये देखिए, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है और बाकी जो ये सब यूकैरियोट्स हैं, ये एक ही ग्रुप के अंदर, मतलब बैक्टीरिया भी प्लांट है और ये सब भी प्लांट्स हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पाइरोगायरा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास, उन सबको भी प्लांट्स के अंदर रख दिया गया. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वही है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी वही हैं. नेक्स्ट आपका आता है जैसे फंगाई है. फंगाई इज अ हेट्रोट्रॉफ और ये बाकी काफ़ी सारे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फॉर्म्स, ये ऑल दीज आर ऑटोट्रॉफिक्स. तो हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स को भी अलग नहीं किया गया था. ये अर्लियर सिस्टम्स के ड्रॉबैक थे. इसके बाद सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन, मतलब फंगाई की सेल वॉल जो कि काइटिन की बनी है और प्लांट्स की सेल वॉल जो कि सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी है, उस सिस्टम को भी ध्यान में नहीं रखा गया. जबकि सेल वॉल था एक मेन कैरेक्टरिस्टिक, बट यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सेल वॉल के केमिकल कॉम्पोजिशन से ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल थी. इन सबके पास सेल वॉल है. बैक्टीरिया सेल वॉल है, ब्लू ग्रीन के पास सेल वॉल है, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे ऑल हैव सेल वॉल. तो बस एक क्राइटेरिया रखा गया कि जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट्स हो गए. तो दिस वाज अ ड्रॉबैक कि इन सभी फीचर्स को ध्यान में नहीं रखा गया जब प्लांट्स के अंदर इन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया. ठीक है. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे प्लांट सिस्टम के. अब इसके बाद आया हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय कार्ल वूज. कार्ल वूज ने क्या किया, इसमें से बस मोनरा को डिवाइड करा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है. अब मोनरा में जो कार्ल वूज थे, उन्होंने मोनरा को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. दिस वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. अभी हम आगे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे. अब यहाँ से ही हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें हम हर किंगडम को अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो क्या इनके मेन फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम करेंगे. लेकिन यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय कार्ल वूज.
अब कार्ल वूज ने जो इनको डिवाइड कर दिया मोनेरा और आर्कीबैक्टीरिया को, अब ये बन तो 6 किंगडम गए, बट उन्होंने बोला कि ये 3 डोमेन्स बने, लाइफ के 3 डोमेन्स. फर्स्ट डोमेन इज आर्कीबैक्टीरिया, second domain is eubacteria, and third domain is all these protista, plant, fungi. एक मिनट देंगे. Protista, plant, fungi and animalia. ठीक है. ये I am sorry, I am not able to handle this pen. मिनट और देंगे. now you can see there are 3 domains: archibacteria, eubacteria and eukaryon या eukaryota. तो ये 3 डोमेन्स बोले उन्होंने, लेकिन 3 डोमेन्स में आपके हैं 6 किंगडम्स. आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियन, ये 3 आपके डोमेन्स हैं. और 6 किंगडम्स जो है वो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. दे आर 6 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. नाउ एक एक करके इन सभी किंगडम्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों को कंसिडर करेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट किंगडम मोनेरा. अब किंगडम मोनेरा, सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स हमें मालूम होने चाहिए कि मोनेरा में कौन है. नाउ यू मस्ट ऑल रिमेंबर कि बैक्टीरिया, दे बिलोंग टू, ऑल बैक्टीरिया एंड ओनली बैक्टीरिया आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि मोनेरा में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स एंड दे आर मोस्टली यूनिसेल्युलर. ये प्रोकैरियोट्स है. प्रोकैरियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर मोनेरा के अंडर आते हैं. ना ये आपको याद रखना है. दीज 2 टॉप पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स. अब कहाँ मिलते हैं ये, हैबिटेट कहाँ है? दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. किंगडम मोनेरा हर जगह आपको मिल जाएगा, हर जगह. तो ज़रा देखते हैं हर जगह में इसके हैबिटेट्स क्या हैं. ना हैबिटेट ऑफ किंगडम मोनेरा, दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एंड योर एनसीईआरटी सेज कि अगर आप एक हाथ भर के सॉइल लें तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया. नाउ दीज ये हर जगह हैं. तो हर जगह में ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी प्रेजेंट है. नॉट ओनली कि वो सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है, आपकी टेबल पर, हाथ पर, एवरीवेयर दे आर देयर. बट एक्सट्रीम हैबिटेट में भी मोनेरा के जो बैक्टीरिया हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. दैट मीन्स यू कैन फाइंड देम इन हॉट स्प्रिंग्स. यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन डेजर्ट्स. स्नो एरिया में भी आपको ईजिली मोनेरा मिल जाते हैं. डीप ओशंस जहाँ पर हम कहते हैं लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, उन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मोनेरा आर देयर. They are also present on and in the body of other organism and they are like a parasites too. तो हमने जनरल फीचर और हैबिटेट को डिस्कस करा कि मोनेरा के हैबिटेट कैसे है. ना मोस्टली हम हर किंगडम को ऐसे ही करेंगे, फीचर्स अलग से करेंगे, हैबिटेट करेंगे, उनके स्ट्रक्चर करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो जितने भी अभी आने वाले लेसन्स में आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स भी ऐसे ही यही इन्हीं हेडिंग्स के अंदर वी आर गोइंग टू ट्राई टू कवर अप द टॉपिक. नाउ अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर. क्लासिफिकेशन आपके इस लेसन में क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है. और अभी अगर आप जब नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का के लिए ही, जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे
तो सेल चैप्टर में आपको एक क्लासिफिकेशन और दी होगी, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी क्लासिफिकेशन है, देन आई टेल यू कि वहाँ पर भी कैसी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नाउ सम आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, ऐसे गोल, दे आर स्फेरिकल इन शेप, राउंडेड। तो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकस, इनका प्लूरल है कोकाई। देन वी हैव बैसिलस, मीन्स जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उनको हम बैसिलस बोलते हैं और उनका प्लूरल है बैसिली। नाउ बैसिली जो है ये मोस्ट कॉमन शेप है, यू कैन रिमेंबर दिस, ये मोस्ट कॉमन शेप है बैसिली जो मोनेरा में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट शेप इज वाइब्रम, दैट इज द शेप इज कॉमा शेप and we call them as vibram or vibrio, comma shaped. Then the fourth category is spiral shaped spirulum, ठीक है। अब इस spirulum में जो इसका striking feature है that is presence of these flagella. On the both ends there are flagella seen there, ठीक है। और flagella का काम क्या होता है, it helps in movement, so हम कह सकते हैं कि जो स्पाइरलम शेप्ड बैक्टीरिया है दे आर मोटाइल, दे कैन मूव। तो हम कह सकते हैं ओनली द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं ऑन देयर ओन। और इम्पॉर्टेंट क्या याद करना है, स्फेरिकल शेप नॉन मोटाइल है, बैसिलस मोस्ट कॉमन है, विब्रियो कॉमा शेप्ड है, स्पाइरुलम के पास फ्लैजिला है फॉर देयर मूवमेंट। अब थोड़ा सा इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो दिस इज़ वन डायग्राम जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम भी है, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट लेसन में स्टडी भी करना है, बट क्योंकि हम यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक कि हमें इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखते हुए आगे जाना है। इवन कि ये जो टॉपिक है आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर सेल। अगर आपका इसका इफ़ यू वांट टू स्टडी डिटेल अबाउट इट सो यू कैन गो टू माई चैनल एंड लुक फॉर द लेसन सेल, जहाँ पर आपको ये प्रोकैरियोट्स के और बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर वी आर जस्ट गोइंग टू सी द पार्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका बैक्टीरिया है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है यानी जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर्स की बनी है। द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, द आउटर लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकेलिक्स। इसके अंदर वाली लेयर आपकी सेल वॉल है, ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये तीनों एक साथ मिलकर आपके बनाते हैं सेल एनवेलप। पूरा सेल एनवेलप बनाने में ये तीनों लेयर इसमें इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों एक साथ ही मतलब रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, यू कैन सी देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, तो कहीं कहीं पर आपको एक जो इनर सेल मेम्ब्रेन है वो आपको कहीं कहीं पर फोल्ड्स बनाती हुई नज़र आएगी जो कि आपके स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन स्ट्रक्चर को आप मीजोजोम्स कहते हैं। एंड दीज मीजोजोम्स दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड सो मैनी अदर वर्क। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया में, नाउ दिस इज़ अ जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं है, इनमें से कुछ चीज़ें किसी में प्रेजेंट है और किसी में एब्सेंट भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक और मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटोफोर, ठीक है, दिस इज क्रोमैटोफोर। नाउ ये क्रोमैटोफोर एज द नेम सजेस्ट कलर से, यानी कि इसके ऊपर पिगमेंट से, क्लोरोफिल ए जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बैक्टीरिया में जो इसको ऑटोट्रॉपिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, वो हैं आपके मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर्स क्रोमैटोफोर। अब इसके बाद एक और जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो हैं मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ, एंड दे आर कॉल्ड द सरफेस स्ट्रक्चर्स। अब इनमें क्या क्या हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक है आपका फिलामेंट, फिम्ब्रे एंड पिलाई। फिलामेंट जो है वो आपको एक बाहर लॉन्ग हैंगिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट की हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका फिम्ब्राई बना हुआ है, जैसे बॉटल ब्रश के ऊपर या आपके टूथब्रश के ऊपर जो छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं, ये ब्रिसल शेप फिम्ब्राई है। देन नेक्स्ट इज पिलाई, जो एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब है जो इससे प्रोजेक्ट कर रही है, एंड इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑफ द केसेस। ये तीनों जो आपके फिलामेंट, फिम्ब्राई एंड पिलाई है, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं न्यूक्लियोइड पर। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो लूजली प्लेस्ड है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस ना बोलकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड के पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो एक और सब्सटेंस, जो क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं जिनका कि जेनेटिक्स से कोई काम नहीं है। ठीक है, दे डोंट हैव एनी कैरेक्टर ट्रेट या रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करने का ऐसा कोई काम नहीं है, बट येस ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, दे आर नोन एज प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट आपकी आती है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ आपका जनरली स्टोरेज का काम करती है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर का, स्टार्च स्टोरेज का, स्टोरेज के काम करने का जो वर्क है वो इंक्लूजन बॉडी का है। नेक्स्ट आर द राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 70S राइबोसोम है। ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू है आपका बैक्टीरिया के बारे में, जो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स। और जब हम नेक्स्ट लेसन में इसको कवर करेंगे आप दोबारा मेरे साथ, तो आप इसको जल्दी से रिलेट कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इट हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कभी कभी ये नीट का क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, तो हम कहेंगे कि मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। अब मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म हमारे जो बॉडी के अंदर हो रहे सभी रिएक्शंस हैं, चाहे वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, ऑल द रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पर जो हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मोनेरा कैन बी ऑटोट्रॉफिक, मोनेरा में बैक्टीरिया कैन बी हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आपको मालूम है, दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको खाना बनाने के लिए, किसी और खाना बनाने के लिए नहीं, खाना डिराइव करने के लिए, द करेक्ट वर्ड इज डिराइव करना। they are not capable of making their own food and they can derive their nutrition from others। अब किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन दूसरों से ले रहे हैं, तो हमारी बनती हैं तीन कैटेगरीज, सैप्रोट्रोफिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन होते हैं? जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना खाना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हेड लाउस, हेड में प्रेजेंट जो लाइस है वो हमारे सिर पर रहती है और हमारे सिर से ब्लड उसका न्यूट्रिशन, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइट। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं रिलेट करना कि लाइस को पैरासाइट समझ लें, नो। द थिंग इज़ कि पैरासाइट कौन होते हैं? जो किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेप वॉर्म, हुक वॉर्म्स, दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, वो वहाँ से अपना खाना डिराइव करते हैं, तो वो पैरासाइट है। ठीक है, तो पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ, ये मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं वो पैरासिटिक हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब आपस में मिलजुल कर। ठीक है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में रहता है, तो वहाँ से वो अपना खाना ले लेता है। तो ये तरीके का रिलेशन है सिम्बायोटिक। सैप्रोट्रोफिक, जो डेड एंड डिकेइंग पर रहकर अपना खाना लेता है, तो बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग पे रहते हैं और अपना खाना ले लेते हैं वहाँ से।
तो यहाँ पर हमने हेटरोट्रोफिक की 3 कैटेगरीज पढ़ ली, सैप्रोट्रोफिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। ऑटोट्रोफिक में एक बार दोबारा चलते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब अपना खाना खुद बना पाना। अब अपना खाना जो खुद बना सकते हैं, अगर वो लाइट से एनर्जी लेकर अपना खाना बना रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और अगर वो केमिकल ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी ले पा रहे हैं देन दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक। नाउ अब इनका थोड़ा सा डिटेल हम और स्टडी करेंगे सो दैट जब आप इनमें चैप्टर में इनको वर्ड्स को देखें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। अब एक एक करके डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब फूड कहाँ से बनाएंगे? वो फूड बनाने के लिए इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और इससे बन जाता है फूड। कैसे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया, उसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, उसको चाहिए एनर्जी। अब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन भी रिक्वायर होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन भी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? जो हमने जूनियर क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और डेवलप होनी चाहिए कि जो अपना खाना बना रहे हैं दे आर मेकिंग इट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और ग्लूकोज बना लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपका है CO2 और ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका C6H12O6। मतलब इसमें हमको क्या ऐड करना है? हमको ऐड करना है ये हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। यहाँ पर जो प्रोसेस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। अब ये कैसे करता है ना? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे 2 तरह के न्यूट्रिशन जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। एक है फोटोसिंथेटिक, एक है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में यूज़ एनर्जी ऑफ सन, ठीक है? सन की एनर्जी को यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं। अब फोटोसिंथेटिक में फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज है, एक है ऑक्सीजेनिक और एक है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में जो हम कर रहे हैं ऑक्सीजेनिक में जो हम कर रहे हैं उसमें है कि ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकल के आती है। जैसे ये इक्वेशन आपने करी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन इज़ कमिंग आउट एज बाय प्रोडक्ट, और इसको रिड्यूस करने में जो हाइड्रोजन चाहिए वो चाहिए हमको वाटर से। तो वाटर इज़ यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर इज़ बीइंग यूज्ड अप। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और इनके एग्जाम्पल्स भी, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स भी, साइनोबैक्टीरिया जिसके एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये आपके ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है, ठीक है? ये ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं जब ये फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। चलिए अब एनऑक्सीजेनिक के बारे में बात करते हैं। एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट। नाम से भी देखिए एनऑक्सीजेनिक, एन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, देखिए यहाँ पर, और आप देखेंगे कि जब वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर का हाइड्रोजन तो यहाँ पर लग रहा है आपको ग्लूकोज बनाने में, और इसी की ऑक्सीजन है जो लिबरेट हो रही है। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं बन रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर नहीं यूज़ हो रहा होगा। तो इस केस में एनऑक्सीजेनिक केस में वाटर तो यूज़ नहीं हो रहा, क्या यूज़ हो रहा है आपका
जो ग्रीन सल्फर है, अगर जिसका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो उसमें वाटर के बदले हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हो रही है ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो अब इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका अगर हम कंक्लूजन करें तो एन ऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता, फर्स्ट थिंग। वाटर डोनर नहीं है हाइड्रोजन का, सेकेंड थिंग। अगर वाटर से हाइड्रोजन नहीं आ रही है तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में हाइड्रोजन आ रही है हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे चलते हैं हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब क्योंकि देखिए हमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है और उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। फोटोसिंथेसिस वालों ने तो एनर्जी ले ली सन से, इनके पास तो है, हे ईश्वर शक्ति दे और हम अपना काम करें। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक है बेचारे, इनके पास दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन, वो सन की एनर्जी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो वो कहाँ से एनर्जी लाएंगे? वो कुछ केमिकल ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे ए केमिकल को ब्रेक डाउन करा बी में और उससे मिल गई एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ किया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने के लिए, और मिलता है आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या देखा हमने कि ए का कोई केमिकल कंपाउंड लिया जिसका ब्रेक डाउन करा बी बना, और इस ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो ये है आपका कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब फ्रॉम सर्टन केमिकल्स, ठीक है। अब ज़्यादातर ये कहाँ से लेते हैं एनर्जी? ये ज़्यादातर केमिकल एनर्जी ऑक्सीडेशन से लेते हैं, आयंस की ऑक्सीडेशन से। बहुत सारे आयंस की ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन हम इनका रोल आप आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे भी इनका रोल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बेस अगर रेडी कर ले तो आगे के लेसन्स में हमें हेल्प मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमको मिल रहा है नाइट्राइट। तो इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो यूज़ हो जाएगी। तो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जब पहला स्टेप अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, और ये कौन कर पा रहे हैं? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ये कर पा रही हैं। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के एनर्जी निकल रही है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस नाइट्राइट को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। देखिए यहाँ पर नाइट्राइट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया और नाइट्रेट बना दिया, और ये कौन कर रहे हैं? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि नाइट्रिफिकेशन में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन, तो हर स्टेप में कुछ बैक्टीरिया उस नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को कर रहे हैं। अब जब वो प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से वो अपना फूड बना पा रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्या गड़बड़ हो गई है, बट ये आपकी बुक से ही है। जो आपके आने वाले चैप्टर्स में ये टॉपिक और आगे मेंशन है, आपका नाइट्रोजन साइकिल इसमें पूरा कवर अप हमने करना है। तो यहाँ पर अगर हम नाम याद रख लें तो कई बार हम चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है बायो इज़ नॉट वन चैप्टर एज इंडिविजुअल, बायो इज़ द एंटायर बुक। बहुत जगह से आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको समराइज़ करते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। कीमोसिंथेटिक में एक ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। और अगर हम एक एग्जांपल भी कोट करना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का इंटू नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट। ये दोनों स्टेप्स हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें, और जब ये आप नेक्स्ट लेसन करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमने रिएक्शंस लिए
ये हमने ज़्यादातर रिएक्शंस लिए हैं अमोनिया की, नाइट्रोजन की साइकिल से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से सल्फ़र में देखिए, यहाँ पर सल्फ़र का भी है हमारे पास एग्जाम्पल। तो नाइट्रोजन की, सल्फ़र की, दिस इज़ नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, आयरन, इन सब की रिसाइकलिंग में भी आपको बैक्टीरियाज की यूजिंग आती है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरियाज रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर करना मतलब अभी हमने ऊपर ग्लूकोज बनाना सीखा, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ देंगे, तोड़ के ही एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमको मिलती है एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना है तो कुछ आएंगे आपके एरोबिक बैक्टीरिया और कुछ आएंगे आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस आपने करी हुई हैं लास्ट क्लासेस में, तो यहाँ से आपको उसको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि बैक्टीरियल रेस्पिरेशन एनएरोबिक भी हो सकती है और एरोबिक भी हो सकती है। एनएरोबिक मतलब एन वर्ड आ गया, एन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। और एरोबिक मतलब कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने में। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑब्लिगेट एनएरोब्स एंड एक फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये फैकल्टेटिव एरोब्स। ऑब्लिगेट मतलब मजबूरी है उनकी कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई मत दो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन दोगे तो दे विल डाई। ऑब्लिगेट, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, इट इज़ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी एनएरोब्स है, कंपल्सरी है इनके लिए कि इनको ऑक्सीजन ना मिले, और अगर मिल गई तो दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पायर एंड इवेंचुअली रेस्पिरेशन की लैकेज में दे कैन डाई। अब एक आता है फैकल्टेटिव एरोब्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एरोब्स हमने यहाँ पर डाला है, एन एरोब्स नहीं डाला। लिखते हुए मुझे भी थोड़ा एकदम फ्लो में मैं लिख गई, बट फैकल्टेटिव एन एरोब्स मतलब नॉर्मल कंडीशंस में तो ये एनारोबिकली ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन आ जाए तो ये कहते हैं चलो कोई नहीं, ऑक्सीजन आ गई, काम चला लो। दे विल नॉट डाई बट दे प्रेफर एन एरोबिक, तो इसीलिए इनको एनारोबिक में लिखा है, लेकिन नाम इनका एरोब्स के साथ है। फैकल्टेटिव एरोब्स आर नॉर्मली एन एरोब्स, मतलब इनको ऑक्सीजन नॉर्मली नहीं चाहिए, बट अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो ये इतने ऑब्लिगेट नहीं है, इतने कंपलसरी नहीं है कि ऑक्सीजन आ गई तो जान दे दो, कुर्बान हो जाओ, नहीं, ये अपना ऑक्सीजन के आने पर भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो वही है कि इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए फूड के ब्रेकडाउन के लिए। तो इनमें से कुछ होंगे बिल्कुल ऑब्लिगेट, भाई ऑक्सीजन नहीं दोगे, कंपलसरी है देनी, बिना ऑक्सीजन के हम मर जाएंगे। वैसे ही इनमें फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी हैं जिनमें एटीपी ज़्यादातर एनएरोबिकली एटीपी ये क्या करते हैं, एरोबिकली फॉर्म करते हैं ज़्यादातर। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ली और अपना काम चलाते गए, ऑक्सीजन ली और अपना काम चलाते गए। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन इफ़ ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट, तो ये फर्मेंटेशन कर लेते हैं, मरते नहीं हैं, एडजस्टेबल है। फैकल्टेटिव मतलब एडजस्टेबल्स, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, दे डोंट एडजस्ट, ये ज़िद्दी हैं, ऑब्लिगेट है। फैकल्टेटिव जैसे फैकल्टीज़ होती हैं, एडजस्ट कर लेते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं रिप्रोडक्शन। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस लेसन में मोनरा एक बहुत ही दिखने में थोड़ा छोटा टॉपिक दिखता है आपको कि कम पेजेस कवर कर रखा है रिटन में, बट देयर इज़ लॉट मोर टू एक्सप्लेन इन दिस। ठीक है, चलिए तो हम रिप्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इनकी एसेक्सुअल भी हो सकती है, और हम यहाँ पर सेक्सुअल वर्ड यूज़ नहीं करते। क्यों यहाँ पर हम सेक्सुअल वर्ड यूज़ नहीं करते? क्योंकि इनके कोई
नो गैमीट्स, कोई गैमीट्स फॉर्म नहीं होते, नो गैमीट्स हैं। लिख नहीं पा रही हूँ मैं, अगर आप वीडियो साथ साथ पॉज कर लें तो आप लिख पाएंगे। इनके पास नो क्या क्या है, नो गैमीट्स। ठहरिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, नो गैमीट्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि इनके कोई गैमीट्स नहीं है। ठीक है, नो गैमीट्स, देयर इज नो सेक्स ऑर्गन्स, देयर इज नो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना यूज़ करके हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपके ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। जबकि एसेक्सुअल के अंदर हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। बाइनरी फिजन जैसे हमने करा है, बाइनरी फिजन में फिजन आप सबको क्लियरली अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो फिजन में एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू डॉटर सेल्स। तो ये आपका बाइनरी फिजन है जो हमको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस the genetic material is doubled and then covered with a multi-layered covering called endospores which can develop into bacteria under favorable conditions। ये ज़्यादातर हमको बैसिलस में देखने को मिलता है, जिसमें कि अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं जो कवर हो जाते हैं एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में, और इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर्स जो हैं फेवरेबल कंडीशंस आने पर दे कैन ग्रो इनटू इंडिविजुअल बैक्टीरिया। तो ये है आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो आपका बैसिलस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप हमारा जो अलग कैटेगरी है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आप ये कह सकते हैं ये एक तरह का आपका कॉन्जुगेशन में एक तरह का आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसमें रोल आता है पिलाई का, पिलस, जहाँ पर पिलस डोनर और रिसिपिएंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डोनर और रिसिपिएंट को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है। इसमें क्या है, ये F1 प्लाज्मिड को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। यहाँ यू कैन सी दिस इज कनेक्शन, कॉन्जुगेशन मेड, यहाँ पर कनेक्शन बन गया है पिलाई से। यहाँ पर प्लाज्मिड की कॉपी हो रही है और ये डोनर से रिसिपिएंट के अंदर चला जाता है, देन दीज टू सेपरेट। ये है आपका कॉन्जुगेशन, लेकिन इसको भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं काउंट करते। दिस इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू दी अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। थर्ड जो कैटेगरी आपकी आती है वो होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में रिसिपिएंट से डोनर के पास मूव करता है थ्रू बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है जो अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन हो रही है और बहुत सारे आपके बैक्टीरियोफेज बन रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। ये जेनेटिक मटेरियल को ले करके, मतलब बैक्टीरिया का भी अपना भी जेनेटिक मटेरियल ले करके दूसरे बैक्टीरिया को पास ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट जो आपका स्टडी करना है, हमने करना है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि एक बैक्टीरिया सिंपली अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ दीज वर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जिसमें कि हम अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज की डिटेल स्टडी करेंगे जो हमने
3 डोमेन्स पढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। आर्की बैक्टीरिया, आर्की, ये आर्की वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हो आर्कियोलॉजी से, है ना। आर्कियोलॉजी में ओल्ड चीज़ों की स्टडी होती है जैसे, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, दे आर ओल्ड, और उनके पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आज भी हैं। जबकि यू बैक्टीरिया जो आज के करंट न्यू बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, और अभी जो प्रेजेंटली हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनको हम यू बैक्टीरिया कैटेगरी में रखते हैं। वेयरएज आर्की बैक्टीरिया वो पुराने बैक्टीरिया हैं, दे आर ओल्ड। ओल्ड लाइफ के स्पैन से नहीं बोलेंगे कि 10 साल पुराना, 20 साल। इनकी एवोल्यूशनरी ट्रेंड में ये पहले आए थे अर्थ पर। इनकी सेल वॉल, मतलब ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत अलग है। ठीक है, इनकी सेल वॉल क्या है, बहुत अलग तरीके की इनकी सेल वॉल है। इनकी सेल वॉल सूडोमुरीन की बनी है, जबकि आपके जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। अब डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ मिलते हैं, हमने इनके कुछ नेम्स बनाए हैं। टाइप्स, दे आर हेलोफाइल्स, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। दूसरी कैटेगरी है इसकी थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एसिडो जहाँ पे एसिड कंटेंट भी ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर एंड एसिड दोनों ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको मिलते हैं जो बैक्टीरिया, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है मिथैनोजेंस, ये आपके रूमिनेंट्स के गट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स आर कड चूइंग एनिमल्स, काउ, गोट, बफेलो, इनके गट्स में पाए जाते हैं। गट्स मीन्स इनके इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये मार्शी एरिया में भी आपको मिथैनोजेंस मिलते हैं, और नाम से आपको देखिए मीथेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो काउ डंग से एक आपको हमने जो बायोगैस प्लांट्स पढ़ते हैं उसमें जो काउ डंग्स को हम डिकम्पोज कराकर गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मिथैनोजेंस की वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द डंग। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम कर रहे हैं दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया एंड दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इनमें फ्लैजिला हो सकता है अगर ये मोटाइल हैं। चलिए इनके अंडर आने वाले सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया को, जिनके एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में है, तो हम ये कह सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। लाइट की मदद से खाना बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, सनलाइट की मदद से बना सकते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक। इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक ही सेल के। फिलामेंटस हो सकते हैं, सेल्स को ज्वाइन करके फिलामेंट्स की फॉर्म में, या सिंपल फिलामेंट्स भी बना सकते हैं। कॉलोनीज बनाकर भी रह सकते हैं। एंड इनकी फिलामेंट्स या कॉलोनीज एक जेलेटिनस शीट से भी कवर्ड रहती है। कहाँ मिलते हैं ये? दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू फाइंड आउट देयर हैबिटेट। हैबिटेट में एक्वेटिक में भी मिल सकते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर मरीन हैबिटेट में भी मिलते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलते हैं। एक इनका एक्सटेंसिव फीचर है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। ब्लूम्स मतलब जैसे फ्लावर ब्लूम करता है, हम कहते हैं उसका एरिया बढ़ गया, वो फैल गया, वो दिख गया। तो इसी तरीके से ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत हाई रेट पर स्प्रेड आउट होते हैं। इनके कुछ स्पेशल और फीचर्स के बारे में बात करें तो ये आप देख रहे हैं नॉस्टॉक एनाबेना का एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं इसका लॉन्ग चेन है, म्यूसिलेज से कवर्ड है, और इनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि कहलाते हैं हेटेरोसिस्ट। इनका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम है हेटेरोसिस्ट का, जो आपको इन बैक्टीरिया में मिलते हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो इनका न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक है, यानी कि केमिकल ब्रेकडाउन से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं जो इनका फूड बनाने में काम आती है।
तो ये वही वाले हैं सारे रिसाइकलिंग वाले, ठीक है। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, इनकी रिसाइकलिंग में ये काम करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक भी हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है। दूसरों पे डिपेंडेंट है तो ये डिकम्पोजर का काम भी करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। एंड डिकम्पोजर्स में जो हेटरोट्रॉफिक है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सीन इन देम आर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के यूजेस हमको कर्ड्स बनाने में मदद करते हैं। दे कैन हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हमको ये मदद करते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये मदद करते हैं। राइजोबियम जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट में भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरिया हमको हेल्प करते हैं। फिर हार्मफुल भी हैं, पैथोजेंस भी हैं, क्योंकि हेटरोट्रॉफ से कहीं और से न्यूट्रिशन लेंगे तो जहाँ से लेंगे उनको वो डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे एक आपका बैक्टीरिया है विब्रो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा होता है। एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है। एक बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास साइट्री, जिससे सिट्रस कैंकर होता है। और एक क्लोस्ट्रीडियम टेटने, जिससे टेटनस होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, PPLO भी बोलते हैं इनको। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, एनएरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये पैथोजेनिक भी होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो अ वेरी लॉन्ग टॉपिक ऑफ मोनेरा यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। इनमें हमने साइंटिस्ट के नेम्स पढ़े। 6 किंगडम में हमने 3 डोमेन्स पढ़े, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियन। फिर हमने मोनेरा ग्रुप के जनरल फीचर्स स्टडी करे। फिर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ अच्छे से। और NCERT अपनी ज़रूर रीड करेंगे। विदाउट NCERT रीडिंग आपका काम नहीं चलेगा। enjoy reading, enjoy learning and stay blessed always। दोबारा नेक्स्ट लेसन, इसी लेसन के नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय फॉर टुडे।